नमस्कार। आज प्रश्नावली के टॉपिक में हम देखेंगे कि एक अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या विशेषताएं होनी आवश्यक है। तुलनात्मक दृष्टि से प्रश्नों की संख्या कम रखने की बात की गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी प्रश्नावली बोरियत को पैदा कर सकती है। दूसरा, इसमें ये कहा गया कि हाँ या नहीं जिनके उत्तर होते हैं प्रश्नों के, वे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा रखे जाने चाहिए। ज़्यादा लिखने वाले डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न हैं वो नहीं रखने चाहिए। प्रश्नों में सरलता और बोधगम्यता होनी चाहिए, समझने में आसान हो, सूचनादाता को बोधगम्य हो सके। व्यक्तिगत प्रभाव के स्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत आक्षेप है, उससे संबंधित सूचना से सूचनादाता उत्तर नहीं देता है, तो प्रश्न शामिल नहीं किए जाएं। अशिष्टतापूर्ण एवं परीक्षणात्मक जो प्रश्न है, जो परीक्षा लेने वाले प्रश्न हैं, वो सम्मिलित ना किए जाएं। पारस्परिक पुष्टि वाले जो पूरक प्रश्न हैं उनको सम्मिलित किया जा सकता है। इच्छित सूचनाएं प्राप्त करने वाले प्रश्न उद्देश्य से संबंधित वो शामिल किए जाएं। विषय की विस्तृत व्याख्या करने वाले प्रश्नों का समावेश हो। प्रश्नों के नीचे पर्याप्त स्थान हो। प्रश्नों में क्रमबद्धता हो। एक प्रकार के प्रश्न पूछने के बाद में दूसरे प्रकार के प्रश्न है वो प्रारंभ किए जाने चाहिए। प्रश्नों में यथासंभव संक्षिप्तता आनी चाहिए। ज़्यादा लंबे उत्तरों वाले प्रश्न हैं वो शामिल ना हो। प्रश्नों की भाषा पूर्णतया स्पष्ट हो। उत्तरदाता को ठेस पहुंचाने वाले प्रश्नों को शामिल ना किया जाए। और प्रश्नावली बाहरी रूप से आकर्षक, सुंदर रंग, स्पष्ट छपाई और आकार का उसका पर्याप्त होना आवश्यक है। प्रश्नावली की रचना और निर्माण किस प्रकार से होता है, ये कहा गया कि प्रश्नावली में इसके 3 स्तर हैं, उस पर पूर्ण की जाती है। पहला स्तर है अध्ययन की समस्या का विश्लेषण। दूसरे स्तर पर प्रश्नों की प्रकृति और भाषा का निर्माण किया जाता है। और तीसरे स्तर पर प्रश्नावली का जो बाह्य या भौतिक पक्ष है उसका निर्माण करने पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला इसमें जो चरण है वो है अध्ययन समस्या का विश्लेषण। विषय के विविध पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए अध्ययन समस्या के विश्लेषण के निम्नलिखित चरणों का प्रयोग प्रश्नावली में से बनाने से पहले हमें करना चाहिए। विषय के विविध पक्षों को अलग अलग बांट देना और उसके महत्व के आधार पर कम या अधिक प्रश्नों का निर्माण करने के लिए निर्धारित कर देना। पूर्व अनुभव के आधार पर प्रश्नों की प्रकृति के बारे में विचार करना कि किस प्रकार के प्रश्न है वो निर्माण किए जाएं। उपलब्ध साहित्य के आधार पर प्रश्नों की प्रकृति है वो निर्मित करना। विषय से संबंधित विचारों, विद्वानों और मित्रों की सहायता से प्रश्नों की प्रकृति का विचार करना। स्थानीय परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों का सहयोग लेकर के प्रश्नावली के प्रश्न तैयार करना और विषय के विस्तार का ज्ञान प्राप्त करना। निदर्शन का निर्धारण करना, जिन जिन इकाइयों को प्रश्नावली में शामिल करना है। और अंतिम चरण है इस तरह इसका अध्ययन इकाइयों की निश्चित और स्पष्ट परिभाषा। अध्ययन इकाइयों की निश्चित और स्पष्ट परिभाषा से तात्पर्य कि हम इसमें जो जो अध्ययन इकाइयाँ चुनते हैं वो भाषा की दृष्टि से पूर्णतया स्पष्ट होनी चाहिए। आगे हम प्रश्नों में बात करेंगे कि अध्ययन इकाई से किस प्रकार से स्पष्टता है वो देखी जा सकती है। दूसरे स्तर में इसमें प्रश्नावली के निर्माण में प्रश्नों की प्रकृति और भाषा का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले प्रश्नों में स्पष्टता एवं विशिष्टता का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्नों का स्पष्टीकरण शोधकर्ता के द्वारा नहीं संभव होता है प्रश्नावली में, इसलिए प्रश्नों की भाषा पूर्णतया स्पष्ट होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए।
जिसे कि बिना शोधकर्ता की सहायता से सूचनादाता के द्वारा समझा जा सके। अप्रचलित व बहुअर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिसको कि आसानी से समझना संभव नहीं हो। दूसरा, इसमें कहा गया कि प्रश्नों में सरलता का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न इतने सरल होने चाहिए कि वे साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति को भी आसानी से समझ में आ सकें। उनमें जटिलता उनकी भाषा में नहीं होनी चाहिए। स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता शोधकर्ता के द्वारा। इसके कारण से जो कोई भी व्यक्ति जो सामान्य मानसिकता जिनकी होती है वे भी उस भाषा को आसानी से सरल प्रकार से बोधगम्य कर ले। तीसरा, इसमें इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा देने के लिए कहा गया कि जो उत्तर हैं प्रश्नों के वास्तविक रूप से प्राप्त करने के लिए इकाइयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। सूचनादाता इसे अलग दृष्टिकोण से परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए उत्तरों में भिन्नता आने की संभावना होती है। जैसे हम पूछते हैं कि प्रश्न आपके परिवार में वयस्क सदस्य कितने हैं, तो इस प्रश्नों में वयस्कता की स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन इसके स्थान पर यह पूछा जाए कि आपके परिवार के सदस्यों की उम्र 18 साल से अधिक हो तो वो कितने हैं, तो वो सूचनादाता इसे आसानी से समझ जाता है। सही सूचना प्राप्त करने योग्य प्रश्न हैं वो शामिल किए जाएं। प्रश्नों को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाए जिसमें सूचनादाता वास्तविक स्थिति को छुपा न पाए। जैसे प्रश्न है कि तुम आधुनिक शिक्षा के विरुद्ध क्यों हो। ये प्रत्यक्ष प्रश्न करने के स्थान पर इस प्रकार का प्रश्न किया जाना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा की क्या कमियां हैं, तब वह आसानी से कमियां गिना करके उसका पक्ष या विपक्ष हमें समझ में आ सकता है। संक्षिप्त और श्रेणीबद्ध प्रश्न हैं वो शामिल किए जाएं। प्रश्नों के जो लंबे उत्तर हैं या श्रेणीबद्धता नहीं श्रेणीबद्ध नहीं किए जा सकते हैं वो शामिल नहीं किए जाने चाहिए। कम प्रश्न शामिल किए जाएं। प्रश्नावली ज़्यादा लंबी नहीं हो, बस आधा घंटा पौना घंटा के लगभग, जिससे कि सूचनादाता को बोरियत ना हो। गणना योग्य प्रश्न, प्रश्नावली में उन प्रश्नों को अधिक शामिल किया जाना चाहिए जिनकी गणना वर्गीकरण सारणीय हो सके। हाँ या नहीं उत्तरों वाले जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा शामिल किए जा सकते हैं क्योंकि ये प्रश्नावली से इसमें उत्तरों की वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। गुप्त प्रश्न सम्मिलित न किए जाएं। प्रश्नावली में व्यक्तिगत गोपनीय सूचना से संबंधित प्रश्न न हो, जैसे यौन संबंध या व्यवहारिक गुप्त रहस्यों वाले प्रश्न आदि प्रश्नावली में सम्मिलित नहीं किए जाए। करने पर उत्तर प्राप्त नहीं होते। अत्यधिक गहन सूचना वाले प्रश्न जैसे कि व्यक्ति से रिश्वत के बारे में पूछना, इस प्रकार के जो गोपनीय प्रश्न हैं वो शामिल नहीं किए जाए। निर्देशित करने वाले प्रश्न या निर्देशक प्रश्न जिसमें एक आ गया कि एक विशेष तरफ इंगित करके उसका उत्तर देने के लिए निर्देशित किया जाता है। जैसे क्या आप बाल विवाह के पक्ष में हैं, तो इसमें सूचनादाता इसका उत्तर जो है वो एक निर्देशित किया जा रहा है कि क्या आपका पक्ष है, तो इस प्रकार के उत्तर हैं वो उसको प्रश्न है वो शामिल नहीं किए जाए। तकनीकी शब्दों की स्पष्ट व्याख्या इसमें की जाए। जो भी तकनीकी शब्द हैं जैसे सफ़ेद पोश अपराध, बाल अपराध आदि से संबंधित यदि प्रश्न कर रहे हैं तो उसी स्थिति में सफ़ेद पोश अपराध क्या है, बाल अपराध क्या है, वो स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए अलग से टिप्पणी दे करके। दकियानुसी और जो प्रश्न होते हैं अवरोधक प्रकार के वो शामिल नहीं किए जाने चाहिए। दकियानुसी प्रश्न जैसे कि क्या आप तानाशाही में विश्वास करते हैं, इसका उत्तर नहीं में प्राप्त होगा, तो इस प्रकार का प्रश्न है वो भावात्मक या दकियानुसी से संबंधित होता है, वो सम्मिलित नहीं किया जाए। प्रश्नों के अंदर ये कहा गया कि वे प्रश्न काव्यात्मक ना हो कि कविता के रूप में, ठीक है ना। तो इस तरह के जो प्रश्न है वास्तविकता से संबंधित आदर्शात्मक ना हो। आदर्शात्मक प्रश्न जैसे तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली पुरुष बनना चाहते हो, इस प्रकार के प्रश्न हैं वो शामिल नहीं हो।
व्यंग्यात्मक प्रश्न नहीं हो जो व्यंग करने वाले हों। पारस्परिक पुष्टि वाले प्रश्न जैसे आय से संबंधित जो प्रश्न करने के स्थान पर व्यय और बचत आदि से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तीसरे स्तर में इसमें प्रश्नावली का बाह्य पक्ष है वो निर्धारित किया जाता है। आकार इसका 8x11 या 8x12 या 9x11 हो सकता है, जिसको कि फाइल के अंदर आसानी से लगाया जा सके। कागज़ मजबूत, चिकना, टिकाऊ, रंगीन और छकने वाला नहीं होना चाहिए जिससे कि शाई फैल जाए। छपाई साफ सुथरी, आकर्षक और शुद्ध होनी चाहिए। लंबाई प्रश्नावली की आधे घंटे में लगभग भरी जानी चाहिए, इससे ज़्यादा लंबी प्रश्नावली वो शामिल ना की जाए। हसिया बाई ओर रखना चाहिए 3x5 का, और दाईं ओर भी थोड़ा सा 1x5 की जगह छोड़ी जानी चाहिए। बाईं ओर हसिये से प्रश्नावली को पंच करके उसमें लगाया जा सकता है फाइल के अंदर, और दाईं ओर 1x5 का जगह छोड़ने पर उसमें कुछ और भी सूचनाएं हैं वो सूचनादाता के द्वारा नोट की जा सकती है। मदों की व्यवस्था होनी चाहिए कि विभिन्न पक्षों के शीर्षक और उपशीर्षक प्रश्नों के वो बनाई जानी चाहिए, जिससे कि प्रश्नावली के अंदर व्यवस्थित सूचना है प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्रश्नावली जो है वो 3 स्तरों के ऊपर पूर्ण की जाती है। विषय वस्तु की सबसे पहले निर्धारण और सभी की जानकारी, फिर प्रश्नों का निर्माण, और तीसरा फिर बाह्य आकार। धन्यवाद।